हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हम कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो देखिए, ये जो काफ़ी लंबा आपका सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा समय लगेगा इसी सब्जेक्ट में, इसलिए हम इसके जो वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर देंगे। आज का जो वीडियो रहेगा 8वां, वो शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो हमने मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन पढ़े हैं, तो अगर वो आपने 7 वीडियोज नहीं देखे हैं प्रीवियस वाले, तो उनको आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर आपको करना है। चलिए, सबसे पहले है आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन। तो देखिए, कक्षा कक्ष प्रबंधन किस प्रकार से होगा। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का सामान्य अर्थ कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरणों एवं उसकी भौतिकी व्यवस्था से होता है। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का संबंध कक्षा कक्ष की भौतिक व्यवस्था एवं मानवीय व्यवस्था से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत समस्त तत्वों का प्रबंधन सम्मिलित होता है, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए, कक्षा कक्ष में क्या होता है, वो सभी चीजें आपकी सम्मिलित की जाएंगी जो आपकी विद्यालय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हों। आगे देखेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। तो कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय, भौतिक यानी कि आपकी टेबल हो गई, मेज हो गई, पंखे हो गए, कुछ भी हो गया, और मानवीय संसाधन टीचर जो हो गए और आपके जो समितियां हो गई हैं वो, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग जिससे कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित हो सकें, ये इसका प्रथम उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न करा बनाना है, जिससे शिक्षण व्यवस्था प्रक्रिया, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसको क्या रुचिपूर्ण बनाया जा सके। इसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च हो सके। कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को संपूर्ण करने के लिए इससे संबंधित तथ्यों का प्रबंधन जो है वो परम आवश्यक है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है, इनका प्रबंधन होना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, आगे वीडियो आखिर तक बने रहे। 15 से 20 मिनट के बीच में ये वीडियो आपका होने वाला है। कक्षा कक्ष की बैठक व्यवस्था में लचीलापन हो, जिससे क्या हो कि समयानुसार सामूहिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य व जोड़े में कार्य हेतु व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सके। तो कक्षा कक्ष की जो बैठक व्यवस्था होती है वो कैसी होनी चाहिए, एक प्रकार से लचीली व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आप अपनी समय के अनुसार या आप अपने टाइम के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन कर सकें। आगे है कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि छात्र सरलता से श्यामपट्ट एवं अन्य सामग्री का अवलोकन कर सकें। इसके लिए कक्षा कक्ष में खिड़की एवं दरवाजों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। देखिए, क्या होनी चाहिए कि जो कक्षा के संसाधन है, मान लीजिए गेट है, खिड़की है, तो पर्याप्त मात्रा में हो। ज़्यादातर कम से कम मैक्सिमम उनमें 2 दरवाजे, मिनिमम 2 दरवाजे होने चाहिए, जिससे कि पीछे बैठे वाले छात्रों को भी पर्याप्त उजाला मिल सके। ये सभी व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम सामग्रियां इस प्रकार रखी जाएं कि बच्चे उनको आसानी से देख सकें और उनका प्रयोग कर सकें। जो आपका टीएलएम है या कुछ आप ले जाते हैं विद्यालय में, तो ऐसी जगह पर रखें कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें और उनका प्रयोग कर सकें। मान लीजिए आप कोई भी बना कर ले गए इंस्ट्रूमेंट, तो ऐसा नहीं कि आपने दीवार पर लटका दिया है तो वो सिर ऊपर करके देख रहे हैं, उनकी पहुंच तक ही नहीं है, तो ऐसा करने का आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। छात्रों द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन के लिए स्थान निर्धारित हो। जो छात्र द्वारा कार्य किए जाने हैं उनके लिए स्थान पूर्णतः निर्धारित होने चाहिए। एक आदर्श कक्षा कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी छात्र अनुशासन में रहें। कक्षा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर एक जो छात्र है वो अपने अनुशासन को समझे और उसका पालन करे। कक्षा का परिवेश स्वच्छ और अधिगम युक्त होना चाहिए। जो कक्षा का परिवेश है साफ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा गंदगी ना फैली हो और अधिगम युक्त हो, जो अधिगम में सुविधाजनक रहे। प्रत्येक कक्षा कक्ष की दीवारों का रंग हल्का हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल या तो आपने लाइट कलर कर दिया है या बिल्कुल डार्क कर दिया है। मिनिमम मैक्सिमम ऐसा कलर होना चाहिए, या तो आप सफ़ेद ही पुतवाई कर सकते हैं या फिर और कोई कलर पुतवाएं जो क्या हो दीवारों का रंग हल्का लगे। आगे है दीवारों पर सूचनाएं और समाचार पत्रों की कटिंग, चार्ट, लेख, मानचित्र आदि लगाने के लिए एक फ्लैनल बोर्ड होता है, आपके देखते होंगे, उसमें लगा दिया जाता है कक्षा में, जिसमें कोई भी सूचना है या अखबार की कोई कटिंग है वो सभी उस पर लगा दिया जाता है।
सामने की दीवार पर उपयुक्त ऊंचाई पर श्यामपट्ट होना चाहिए। देखिए जो विद्यालय में आपका ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट्ट है, तो उसका क्या है कि वो पर्याप्त ऊंचाई पर हो जिससे आगे वाले विद्यार्थी को भी गर्दन दर्द ना करने लगे और पीछे वाले को भी आसानी से दिखाई दे सके। कक्षा कक्ष के आदर्श प्रबंधन हेतु उचित शिक्षण विधियों का प्रबंधन भी आवश्यक है। देखिए आदर्श अगर प्रबंधन करना चाहते हैं तो जो शिक्षण विधियां होती हैं आपकी, उनका ही प्रबंधन होना चाहिए। कक्षा कक्ष में प्रत्येक छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता का अधिकार समान रूप से दिया जाना चाहिए, यानी कि सबकी अपनी सहभागिता होनी चाहिए। किसी भी छात्र को ये ना लगे कि मुझे अनदेखा किया जा रहा है। चलिए आगे है आपका कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री, तो संपूर्ण शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है कि छात्र विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझकर ग्रहण कर सके। इस कार्य में शिक्षण अधिगम सामग्री की अत्यंत उपयोगिता है। प्राथमिक स्तर पर सहायक सामग्री के बिना शिक्षण अधूरा रह जाता है। प्राथमिक स्तर पर मान लीजिए अगर आप बच्चों को टेबल या कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो कुछ आपको TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऐसा ले जाना पड़ेगा जिससे वो आसानी से समझ सकें, क्योंकि बच्चे देखकर सुनकर ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को प्रभावी, रोचक, व्यवहारिक तथा सुबोध बनाने में सहायक होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन में उन सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो इसके निर्माण, रखरखाव एवं प्रयोग से संबंधित होते हैं। चलिए आगे है आपका कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबंधन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। क्या क्या होने चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह भाषा शिक्षण हेतु छोटी छोटी कहानियां, गीतों एवं कविताओं की रचना स्वयं करने का प्रयास करे। आप देखते होंगे कई जो अच्छे अध्यापक होते हैं, अच्छे कह सकते हैं कि जिन्हें शिक्षण विधियों का पूरा ज्ञान हो और वो बालकों की भावनाओं को समझ सकते हैं, तो वो कई प्रकार की कविताएं, कहानियां उनके लिए सुनाते हैं। मान लीजिए आप कक्षा में गए हैं, आपको दाब पढ़ाना है, तो जो टेक्निकल जो टीचर होगा वो क्या करेगा कि कक्षा में गुब्बारा ले जा सकता है, उसको दबाएगा तो वो फूटेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि बच्चों में जानने की इच्छा होती है कि ये आखिर गुब्बारा फूट क्यों गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप कुछ वैज्ञानिक तरीके से बता सकते हैं। भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं उपयोग की आवश्यकता होती है। तो देखिए गणित शिक्षण के लिए अलग है आपकी, और भूगोल पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, तो सबके लिए अलग अलग शिक्षण विधियां हैं। तो अध्यापक को इनका ज्ञान होना चाहिए और साथ ही इनका प्रबंधन भी आना चाहिए। बाल पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में से बालोपयोगी सहायक सामग्री एकत्र कर छात्रों की सहायता में एल्बम बनवाएं। क्या होगा कि मान लीजिए अखबार पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ बालकों के लिए भी आर्टिकल वगैरह आते हैं, कहानियां आती हैं, चुटकुले आते हैं, ज्ञान की बातें आती हैं, तो उनको आप काट कर लाएं और उनसे क्या करें, उनको ये जागरूक करें कि आपके घर अखबार भी आता है तो आप उससे ये कट करके लाएं और अपना एक एल्बम तैयार करें या प्रोफाइल बनाएं कुछ ऐसा। समय पर इस एल्बम का प्रयोग करें। इससे बच्चों में भाषा विकास के साथ साथ पढ़ने में रुचि बढ़ेगी और उन्हें पढ़ने का आनंद भी मिलता है। आगे है शब्द भंडार वृद्धि के लिए आप मॉडल, शब्द कार्ड, वर्ड कार्ड, वस्तुओं के चित्र, कार्ड, पोस्टर आदि बनवाएं। शब्द भंडार यानी कि आप बच्चों के जो है क्या है वर्ड उनकी वर्णमाला है जो उनके दिमाग में है उसका विस्तार करने के लिए आप मॉडल भी बनवा सकते हैं। शब्द कार्ड, मान लीजिए आपने 10 कार्ड बना दिए, 10 पर 10 नाम लिख दिए, आम, संतरा, काजू, कुछ भी, तो उनसे कुछ ऐसा खेल खिलवाएं जिससे उनको वर्ड याद हो सकें। कक्षा में फ्लैश कार्ड को बनाकर बच्चों को दिखाएं और उन्हें भी कार्ड बनाने का निर्देश दें। उन्हें भी इस प्रकार से दिखाएं कि आप भी ये कर सकते हैं। विद्यालय की दीवार पर सूक्तियां, सद्वाक्य, प्रेरक प्रसंग लिखें। बच्चे इस पढ़ेंगे तो उनमें अच्छी आदतों का विकास होगा। आप देखते होंगे कि जब भी आप विद्यालय में जाते होंगे तो उनकी दीवारों पर कुछ सूक्तियां या अच्छे वाक्य लिखे होते हैं। इससे क्या होता है, वो उनको पढ़ते हैं और अपना थोड़ा बहुत समझ के क्या होते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हो कुछ भी लिखा होता है, अब्राहम लिंकन ने ये कहा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ये कहा, गांधी जी ने ये कहा, तो इस प्रकार से ये सब होता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र के माध्यम से शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी व रुचिकर बनाया जा सकता है। इससे छात्र विभिन्न नवीन शैक्षिक तकनीकों से परिचित होंगे और उनके सीखने में गति आएगी। आप इलेक्ट्रॉनिक आप देखते होंगे आज के समय में सरकारी विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लासेज बनाई जा रही हैं, तो उनका यही उद्देश्य है कि छात्र बेहतर तरीके से सीख सकें। शिक्षक स्थानीय परिवेश में उपलब्ध होने वाली सामग्री की सहायता से सहायक सामग्री का निर्माण करे। इससे छात्रों में अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं बनाने का कौशल विकसित होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अनुपयोगी वस्तुएं हैं, मान लीजिए आपके घर कोई भी चीज़ आई है, कोई कागज़ बेकार पड़े हैं, कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं पड़ी हैं, जो भी ऐसा कुछ है
तो उसका उपयोग करना आप छात्रों को सिखाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप खुद घर से कुछ बना कर लाएंगे, फिर छात्रों को बताएंगे कि देखो मेरे घर ये था और हमने ये बनाया, ये भी आप बना सकते हैं। शिक्षक मिट्टी से फल, वर्ण, मॉडल आदि बनाकर उनको उचित रंगों में रंगवा सकते हैं। देखिए कई प्रकार की प्रतियोगिताएं चलती हैं, जैसे अभी गणेश चतुर्थी निकली है, तो उस पर क्या कर सकते थे आप कि बालकों को ये प्रेरित करें कि आप भी गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो बनाकर विद्यालय में लाएंगे, कुछ आप कंपटीशन करें, उनको इनाम दें। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे है लर्निंग कॉर्नर क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। यह वह स्थान है जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है, जिन्हें छात्र छूकर, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। लर्निंग कॉर्नर ज्ञान में वृद्धि तो सहायक होता ही है, साथ ही वह क्या होता है, बच्चों में अवलोकन करने, निरीक्षण करने एवं निष्कर्ष निकालने के गुणों का विकास करता है। लर्निंग कॉर्नर में निम्नलिखित सामग्री का संग्रह होता है। पाठ्य पुस्तकें हो सकती हैं, कार्य पुस्तकें, कहानियां, शिक्षण अधिगम सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रंग आदि, ये सभी आप लर्निंग कॉर्नर में जो बेसिकली एजुकेशन से जुड़ी चीजें हैं वो आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे उसकी प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे, वहां पर जाएंगे, देखेंगे और समझेंगे। ये चलिए आगे है पुस्तकालय प्रबंधन। एक आपका इसी आपका जो ये आज का जो विषय है, इसमें आपका एक टॉपिक है, तो उसको हमने पिछले वीडियो में कवर कराया है, पुस्तकालय प्रबंधन। तो वहाँ उसको आप वहाँ से कवर करिएगा। और पुस्तकालय प्रबंधन के प्रमुख बिंदु ये भी हमने वहाँ पर बताए हैं, तो वहाँ से आप कवर करिए, क्योंकि हमें सिलेबस भी पूरा करना है। चलिए आगे होने चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, चित्र रंगीन और आकर्षक होने चाहिए। देखिए कई बार सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि जो पुस्तकें हैं जो प्राथमिक स्तर की वो कैसी होनी चाहिए, तो चित्र युक्त होनी चाहिए, जिससे कि बालक जो है चित्र को ज़्यादा पसंद करते हैं और वो देखकर समझ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक सुस्पष्ट एवं बोलचाल की भाषा जो सहज भाषा में हो, जो पाठ्य पुस्तक हो वो लोकल लैंग्वेज में हो। ऐसा नहीं कि लोकल लैंग्वेज है हिंदी और पुस्तक है इंग्लिश में, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हों, यानी कि करके सीखने के ज़्यादा अवसर मिलें। बच्चों को अपने आप सीखने का ज्ञान एवं स्वमूल्यांकन के अवसर हों, उन्हें स्वमूल्यांकन करने का भी अनुभव मिले। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को प्रोत्साहित एवं जिज्ञासु बनाया जा सकता है, क्योंकि जो अकेले होते हैं विद्यार्थी, उनकी पुस्तकें ही उनकी मित्र होती हैं। पाठ्य पुस्तक बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक होनी चाहिए। जो भी पाठ्य पुस्तक आप देखते होंगे एनसीईआरटी पुस्तक बनाता है, तो वो कैसी बनाता है कि उनकी योग्यता के अनुसार ही पुस्तकें बनाता है। आगे है पाठ्य पुस्तक में से बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क करना, कारण प्रभाव, कल्पना शक्ति, सृजनात्मक शक्ति जैसे जीवन कौशलों का विकास हो सके। यानी कि अगर आप इसको कह सकते हैं तो पाठ्य पुस्तकों से क्या हो, बालकों में जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। इससे क्या होगा कि वो कई दिशाओं में सोच पाएंगे। आगे है आपका कि कार्य पुस्तकें क्या होती हैं, तो आरंभिक स्तर में बच्चों को में लिखने पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने, स्व अधिगम एवं कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप उनकी संप्राप्ति में स्थायित्व के लिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों की अलग अलग कार्य पुस्तकें विकसित की गई हैं। बच्चों को विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास कराना ही कार्य पुस्तकों को विकसित किए जाने का उद्देश्य है। यानी कार्य पुस्तकें क्या, जो आप कॉपी किताबें वगैरह बनाते हैं तो वो ही आपकी कार्य पुस्तकें कहलाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है कि बालक का जो ज्ञान है उसको स्थायित्व प्रदान करना, जिससे वो कभी भी उस ज्ञान को अपना रिपीट कर सके। तो बेसिकली जो प्राथमिक कक्षा है उनमें 2 या 4 कॉपियाँ बनवाई जाती हैं। आगे है शिक्षक संदर्शिकाएं क्या होती हैं, तो शिक्षक को अनुसमर्थन देने के लिए विषयवार सभी शिक्षक संदर्शिकाओं के प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियां, प्रयोग में अप्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियां एवं स्वयं करके सीखने के अवसर का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, शिक्षक की संदर्शिकाएं में बेसिकली कहा गया शिक्षक के लिए निर्देश। आप जब अपनी पुस्तक खोलते हैं तो उस पर देखे होंगे कि शिक्षक के लिए निर्देश दिए जाते हैं कि आपको आज ये पढ़ाना है, आज ये पढ़ाना है, डेट वाइज सब कुछ इसमें इंक्लूड किया होता है। तो ये सभी होती हैं आपकी शिक्षण संदर्शिकाएं। तो दोस्तों ये वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कम से कम एक शेयर आप जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।